इस वक्त हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मौजूद मेहमान है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड नईम खालिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले नईम साहब आपसे तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि मोदी हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए जंग का जो लेवल है उसे बड़ा नीचे कर दिया है और ये कितना तशवीशनाक है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि आप जिक्र कर रही थी कि DGISPR ने पूरे पिछले 20 साल का अहाता किया और बिल्कुल शवाहिद के साथ हर चीज़ पेश की, और फिर सबसे बड़ा सबूत तो हमारे पास कुलभूषण यादव मौजूद है। जब चाहे हम इसको पेश कर सकते हैं। उससे पहले आपको पता है हमने बड़े डोजियर वगैरह पेश किए हैं, वो सब कुछ। देखिए बात ये है कि मोदी जो कहे वो करने की कोशिश तो करता है, ये आपको मानना पड़ेगा कि वो जो भी बढ़ के मारता है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर दफ़ा नाकाम हुआ है। 2019 में भी नाकाम हुआ है, इस दफ़ा तो बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ, बल्कि उल्टे गले पड़ गया सारा जो मामला, जिनका अपना नैरेटिव। आप जो अपने मीडिया की बात कर रही थी, तो बात यह है कि जब आपका नैरेटिव सच पर मबनी हो तो वो देरपा होता है, वो सबको इम्प्रेस करता है, सब उसकी बात मानते हैं। जब आपने झूठ पर कोई इमारत खड़ी है वो तो फिर धड़ाम से गिरती है, जैसे कि उनका गिरी है। बिल्कुल। ये जो वाकई आप कह रही हैं, जो मोदी ने जो थ्रेशोल्ड है बड़ा लो कर दिया है जंग का, कि जरा सी बात पे जंग हो सकती है। लेकिन एक फायदा हमें हुआ है, वो ये है कि देखें पहलगाम में हालांकि कोई उनके पास सबूत नहीं थे, हमने कहा भी कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन उसका बहाना बनाकर उन्होंने बाकायदा एक रवायती हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। जिसका हमें ये एडवांटेज हुआ कि अब उन्होंने एक रास्ता खोल दिया। हमारे ऊपर भी तो हमले होते रहते हैं, हमें पता है कि कौन करता है। ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट है, ये जो भी बच्चों की शहादतें हुई हैं, तो अब हमारे पास ये पूरा हक हासिल है, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस हिंदुस्तान ने खोला है कि अगर कोई आपको पता चल जाए कि किसने हमला किया, हालांकि उनको तो पता भी नहीं चला था, तो उसके खिलाफ आप रवायती जंग या किसी और किस्म की जंग या कोई जवाब दे सकते हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह, दुनिया देखेगी, जैसे पहले भी DGISPR ने कहा था, जब हम करते हैं हमला तो फिर दुनिया देखती है, और हम बताकर करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये बच्चों के खून का बदला लिया जाएगा, बिल्कुल, और ये पूरी दुनिया देखेगी, और हम पहले बता रहे हैं कि ये बदला हम लेंगे। अपना दिफा जो करना है आप कर लो, और आपको पता चल जाएगा कि फिर हम कैसे बदला लेते हैं। बिल्कुल। लोधी साहब, महारंग बलोच के हवाले से आपसे बात करेंगे कि महारंग बलोच दहशत प्रॉक्सी है, ये बड़ी वाज़ेह तौर पर मिसाल हमारे सामने है, और DGISPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह दी थी कि जो बलोची हैं वो हमारे भाई हैं और दिल का टुकड़ा है। सर, इस पर आप क्या कॉमेंट क्रॉस करेंगे? देखिए, जो उनके पास उनकी मालूमात हैं, जो कुछ वो कह रहे हैं कि महारंग बलोच उनका हिस्सा है, लेकिन उनका पॉलिटिकल फेस है ना। तो तरीकाकार ये होता है कि जिसने बंदूक उठाई हुई है उसको तो आप बंदूक और तोप से जवाब देंगे, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल फेस पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे सिचुएशन को, तो फिर उसका तरीका यही है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं बलूचिस्तान के और पूरे पाकिस्तान के, उनको जवाब देना चाहिए और महारंग बलोच जैसे किरदारों को एक्सपोज करना चाहिए। इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तमाम लोग जो महारंग बलोच के साथ लगे हुए हैं, वो सारे को ये नहीं है कि वो दहशतगर्द हैं या वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। बहुत सारे लोग उसमें से मिसगाइडेड हैं, उनको मिस इन्फॉर्मेशन के तहत कुछ को हो सकता है कोई जायज शिकायत हो। तो ये काम इस तरीके से करने का जिसमें मुख्तलिफ जहत के तरीके अपनाए जाते हैं, इसमें सियासी तरीके भी होंगे, माशरती तरीके भी होंगे, और साफ दायरे के फौजी तरीके भी होंगे, और डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस। डिप्लोमेसी में हम बाकी मुल्कों को भी बताएंगे, और इंटेलिजेंस बेस्ड जवाबी ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं कि इनके पीछे जो लोग हैं बंदूक बरदार लोगों के, उनकी खबर भी हम ले सकते हैं, जिसका मैंने इंडिया भी दिया है कि इंशाल्लाह वो खबर भी लेंगे और आपको नजर आएगी। लेकिन ये जो पूरा मामला है, इसको सिर्फ डंडे से हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें आपको पॉलिटिकल फेस भी आ गए, ताकि पॉलिटिकली जो लोग उनके साथ उनको एक्सपोज करें, जो लोग मिसगाइडेड हैं उनको प्यार मोहब्बत से अलग करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, और बंदूक बरदारों के साथ तो बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। लोधी साहब, इसके साथ ये भी आपसे हम पूछेंगे कि सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा ज़मीन बोस हो चुका है, और दूसरी जानिब हम ये भी देखें कि कौम परस्ती हथियार बन चुकी है। आलमी बरादरी आखिर कर क्या रही है? आप क्या समझते हैं कि इन सब सिचुएशन के अंदर वो कब अपना किरदार मजीद अदा करेगी? जी देखें, जहाँ तक तो डेमोक्रेसी की बात है, वो तो पारा पारा है। अब हिंदुस्तान की बात कर रही हैं आप देख लें कि वहाँ पर ईसाइयों की क्या हालत है, मुसलमानों की क्या हालत है, सिखों की क्या हालत है, अपने हिंदू दलित जो कि हिंदू ही हैं उनके हालात आप जाके देख लें।
तो उन्होंने तो इतने ज़्यादा फिशर पैदा कर दिए, अपने आप को इतना काट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, अभी मुझे नहीं पता कि वो जोड़ कैसे पाएंगे। जहाँ तक दुनिया की बात है, देखें अभी आपने देख लिया कि दुनिया सिर्फ समझती है दो तीन जुबानें। एक तो ये कि जो अपने हक के लिए खड़ा हो जाए और अपने जोरे बाजू से अपना दिफा करे, दुनिया उसको मानती है। दूसरी बात यह है कि या आप किसी को फायदा पहुंचा सकें या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आपने दुनिया उसको मानती है। तो पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि हम जोरे बाजू से अपना दिफा कर सकते हैं। अब दुनिया मानेगी और दुनिया हमारी बात भी सुनेगी। आप आगे आगे देखते जाएं इंशाल्लाह। बिल्कुल लोधी साहब, सवाल तो ये भी बनता है कि मोदी जो है, मोदी का जो नज़रिया है वो दुनिया के सामने बड़ी साफ और अल्फाज के अंदर जो है वो वाजे भी हो चुका है कि हिंदुत्व पॉलिसी आकर है क्या। हिंदुत्व पॉलिसी की वजह से काफ़ी भारत को जो है वो नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, और इसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो बुनियाद मरसूस है कि हिंदुत्व पॉलिसी क्या चाहती थी और हुआ क्या, और अमेरिका ने बड़ा जो है वो बेहतरीन इसमें किरदार भी अदा किया। इसके साथ बात यह है कि पूरे एशिया को जो है वो इस वक्त खतरा लाहक है। आप क्या समझते हैं, क्या ये इंडिया के इख्तिताम की शुरुआत हम समझें? देखिए साहब, जरा इतना बड़ा मुल्क अगर हो और आप वहाँ पर ये सियासी इंसाफ ना हो, माशरती इंसाफ ना हो, माशी इंसाफ ना हो, तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े होने के इम्कान तो बहुत बढ़ जाते हैं। खासकर जब वो वहाँ पर एक अब हेट पे बुनियाद रखी गई हो सोच की कि मुसलमानों के हम खिलाफ हैं, बाकी मज़ाहिब के हम खिलाफ हैं, ये हिंदू मुल्क है और ये हिंदुस्तान हिंदू से निकला है। इस किस्म की जब बातचीत करेंगे तो फिर तो साफ ज़ाहिर है, फिर सारी दुनिया सुन रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और दुनिया ने देखा कि इन्होंने क्या किया कनाडा में सिख को जब मारा, और फिर ये क्या कोशिश की इन्होंने इवन अमेरिका में, और कितनी दफ़ा उन्होंने कहा जी घुस के हमने लोगों को मारा है पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें तो सारी ऑन रिकॉर्ड है ना। और फिर जो उनका NSA ने कहा कि हम इतने बस 40 लाख या 40,000 डॉलर देंगे और हम वहां पर अफरा तफरी पैदा कर देंगे, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है जो मैं कह रहा हूँ, अपने पास से कुछ भी नहीं बना रहा। तो बस हमें इन सब चीजों को इकट्ठा करके एक तो दिखाना है दुनिया को। लेकिन ये बात आप मेरी याद रखना कि जब तक आप उनके नाक को लहू लहान नहीं करेंगे वो आपकी बात समझेंगे नहीं। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा लोधी साहब, पहली बार जो है वो इंडिया में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिसकी बुनियाद ही नफरत हो, आप क्या समझते हैं कि उसमें कोई हम खैर की तवक्को कर सकते हैं? क्योंकि हालात तो मामूल पर आने का नाम नहीं ले रहे हैं अभी भी। जी देखें, खैर की तो इस बुनियाद पर हम कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं जो इस नज़रिए को चैलेंज कर रही हैं। कांग्रेस की जो लोग हैं वो भी, और भी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इस नज़रिए के खिलाफ हैं, जो हिंदुत्व का जो बुनियादी नज़रिया है जो BJP का है। और आपने देखा कि कश्मीर में भी वो रिजेक्ट हो गया, जो उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से फरमाने की कोशिश की, ज़बरदस्ती लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, वो तो नहीं हुआ। आपने देख लिया कि पहलगाम के हमले के बाद जब BBC के लोग गए वहाँ पर इंटरव्यू करने, तो लोगों का क्या रुझान था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें एक ही अच्छाई की मुझे किरण नजर आती है, वो ये कि जो अभी उनके ज़ीशऊर लोग उठ रहे हैं और बात कर रहे हैं, और खासकर जो मीडिया ने झूठ बोला उसको चैलेंज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। उनके जितने स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो खुद कह रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी हजीमत उठाई और खुद ही आपने इसका सारा बंदोबस्त किया और पाकिस्तान को आपने कहाँ से कहाँ उठा दिया। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला ने गैबी मदद की है पाकिस्तान की। हमारी खारजा पॉलिसी सीधी हो गई है अल्लाह ताला के फजल करम से। कौम में एक यकजहती पैदा हो गई है, जिसको मेरा ख्याल है कि आगे चलकर ये हुकूमत और इसके साथ जो लोग हैं वो इसको मजीद और पक्का करेंगे। इस यकजहती को आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे, अपने लोगों को गले लगाएंगे और बाहर के दुश्मनों को नीस्त नाबूद करेंगे। तो वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि वो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक व बातिल तो फौलाद है मोमिन। बिल्कुल। तो ये अच्छा लोधी साहब, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को जो है वो दुनिया भर में पजीराई मिली है। जिस तरह कश्मीर में मजालिम और आबी जारियत और प्रॉक्सी दहशतगर्दी जो है वो सामने आई है, हम इसे और कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं? दुनिया के सामने जो है वो बात कर सकते हैं, पाकिस्तान का मुद्दा रख सकते हैं, कश्मीर का स्पेशली हम मुद्दा रख सकते हैं? देखिए, एक तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि कश्मीर अल्लाह ताला के फजल करम से दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया है। थोड़ा सा वो डोरमेंट हो गया था, एकदम आपने देखा वो सामने आ गया। जो मैं आपको कह रहा था ना कि अल्लाह ताला ने एक खास करम किया पाकिस्तान के ऊपर। अब ये है कि जो तो बाकी चीज़ें वो तो होनी है, जैसे आपने जो लीगल काम करने हैं वो करें, आपने जो डिप्लोमेटिक काम करने हैं वो करें। आप दुनिया को बताएं कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा
ये दो न्यूक्लियर ताकतें हमेशा आमने सामने खड़ी रहेंगी और मुसीबत का बायस रहेंगी। लेकिन एज ए मिलिट्री एनालिस्ट, एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि देखिए, एक पानी और कश्मीर तो मिला हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें ये भी मालूम है कि पहले ये इसके जो फरीक थे वो हिंदुस्तान था, कश्मीरी थे, पाकिस्तान था। अब एक बहुत बड़ा फरीक चाइना भी है। तो अभी पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना के साथ बाकायदा एक मुआहदा कर ले कि कश्मीर के सिलसिले में हम इकट्ठे काम करेंगे, हम कोऑर्डिनेटेड मामले करेंगे, डिप्लोमेसी में भी और मिलिट्री फील्ड में भी। और मैं ये समझता हूँ बिल्कुल, कश्मीर का जो इशू है लोधी साहब, वो तो जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है और मजीद हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को दुनिया के सामने जो है पेश कर सकें। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया था। सर, आपका बहुत शुक्रिया।